बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम परिचय समझाया। उसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। क्रमशः अध्ययन करते हुए आज हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? प्राचीन भारत में समाज के संगठनात्मक ढांचे का मूल आधार वर्ण व्यवस्था थी। तो आज वैयक्तिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु आश्रम व्यवस्था दोनों का संबंध धर्म से जुड़ा हुआ था। अतः वर्ण व्यवस्था के पालन के लिए धर्मानुकूल मर्यादाएं स्थापित की गई थी। वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म की पृथक पृथक परिकल्पनाएं सूत्रकाल में उभरकर सामने आई। ग्रह्य सूत्रों में वर्णों एवं आश्रमों के पृथक पृथक नियम उपलब्ध होते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है ये अच्छे से आप समझिए कि ऋग्वेद में हमें वर्ण व्यवस्था के प्रारंभ होने के संकेत मिलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अनुसार वर्णोत्पत्ति का आधार दैवी सिद्धांत है। पुरुष सूक्त में इस दैवी सिद्धांत को निम्न प्रकार निरूपित किया है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहुराजन्य कृत है उरु तदश्च यद वैश्य पद्माभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इस वर्ण व्यवस्था का क्या आधार था? इस विषय में वैदिक साहित्य में उल्लेख उपलब्ध नहीं होता। तथापि भगवद गीता के चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से है उल्लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ण चतुष्टय के विभाजन का मूल आधार गुण एवं कर्म था। इस प्रकार हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था का आदि सोपान ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, इस वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष का मुख है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव शरीर में मुख ही मुख्य होता है, ठीक उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख्य है। ब्रह्म ज्ञान से संबंध होने के कारण भी उसकी ब्राह्मण संज्ञा है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मण शब्द ब्रहे धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है निरंतर बढ़ते रहना। चूंकि प्रारंभ में यह वर्ण ही बढ़ा हुआ था, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर इसे बढ़े हुए रूप में देखे जाने के कारण इसकी ब्राह्मण संज्ञा थी। ब्राह्मण के कर्मों का निर्देश करते हुए मनु लिखते हैं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्प्यते। ये मनुस्मृति का श्लोक है कि अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना एवं दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्म निर्धारित किए गए हैं। द्वितीय हमारा आता है सेकंड वर्ण व्यवस्था का सेकंड भाग है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का दूसरा सोपान था बाहुराजन्य कृत है कि वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष की भुजा स्वरूप माना गया था। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर त्रायते इति क्षत्रिय, अर्थात जो छत होने से बचाता है, रक्षा करता है। क्षत का अभिप्राय है हानि, नुकसान होने से बचाता है, रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है। जैसा कि कालिदास ने भी कहा है, क्षतात किलय त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ है। ये रघुवंश का श्लोक है कि मनु ने क्षत्रिय के लिए निम्न कर्मों का निर्देश किया है। प्रजानाम रक्षणम दानम विद्या अध्ययनम एवं च विषयेष्व
प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः अर्थात प्रजाओं की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना, यज्ञ करना तथा विषयों में वासना का परित्याग, ये संक्षेप में क्षत्रिय के गुण कर्म कहे गए हैं। तृतीय स्थान पर आता है वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण वर्ण व्यवस्था का तृतीय सोपान था। उरु तदस्य यद वैश्य है कि वैदिक अवधारणा के अनुसार यह वर्ण विराट पुरुष की जंगा स्वरूप था। जीविकोपार्जन के लिए साधन उपलब्ध कराना एवं कृषि आदि कर्मों का व्यवस्थापन वैश्य के लिए निर्दिष्ट था। वेद में विश्व शब्द प्रजा को कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि वैश्य वर्ण पर ही संपूर्ण प्रजा अवलंबित थी। वही अन्य सब वर्णों के जीवन का आधार था। मनु ने वैश्य के गुण कर्मों को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है। पशूनां रक्षणं दानं मिज्याध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिरेव च। अर्थात पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना तथा कृषि करना, ये वैश्य के कर्म हैं। ये मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक है। अब चतुर्थ स्थान पर शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण वर्ण व्यवस्था का चौथा सोपान था। पदभ्याम शूद्रो अजायत की वैदिक अवधारणा के अनुसार यह विराट पुरुष का चरण था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संपूर्ण शरीर चरणों पर ही टिका हुआ है तथा संपूर्ण शरीर की गति अर्थात क्रिया के लिए चरण ही सक्रिय होते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण वर्ण व्यवस्था के आधार रूप में तथा उसे सक्रिय बनाने के लिए इस वर्ण का अत्यंत महत्व स्वीकार किया गया है। मनु ने शूद्र के कर्म का निर्देश निम्न प्रकार किया है। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा चानसूयया। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का श्लोक अर्थात शूद्र के लिए एक ही कर्म है, वह अपने स्वामी का काम लगन से करे। अन्य वर्णों की सेवा में उसका किसी भी प्रकार का पारस्परिक ईर्ष्या भाव ना हो। उक्त वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शब्द है संसिद्धि, इसका अर्थ है अपने उद्देश्य को भली प्रकार प्राप्त करना। अतः ब्राह्मण का कार्य समाज में जितना अच्छा है उतना ही एक शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय का भी है। समाज में सबका अपना अपना कार्य है, अपना अपना स्थान है। समाज किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मान सकता। मनुष्य के स्वभाव तथा गुण के अनुसार उससे कर्म लेने से वह ऊंचा अथवा नीचा नहीं समझा जा सकता। समाज के सब घटक चाहे वे किसी भी वर्ण के हों, मनुष्य होने के नाते सब समान हैं। तात्पर्य यह है कि मानव अधिकार मनुष्य मात्र के लिए समान है। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी बच्चों को ये वर्ण व्यवस्था अच्छे से समझ आई होगी और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आज आपने वर्ण व्यवस्था को समझा। कल हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। आज की इस कक्षा के लिए आपको धन्यवाद।